हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी के साथ। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के सेकंड चैप्टर को पढ़ाया था। उस चैप्टर में मैंने एसिड और बेस, अम्ल एवं क्षार दोनों को पढ़ा दिया था। तीसरी जो मुख्य टॉपिक बची हुई है वो है लवण, साल्ट। क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में साल्ट को थोड़ा ब्रॉड रूप में दिया गया है, साल्ट के कुछ यूजेस दिए गए हैं, तो इसीलिए साल्ट को मैंने एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो वही आगे हम लोग बताया था कि सेकंड पार्ट में साल्ट को बताएंगे, तो उसी साल्ट का वीडियो लेकर के हम आए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हम लोग स्टार्ट करते हैं साल्ट। तो जब साल्ट मैंने आप लोगों को परिचय इंट्रोडक्शन करवा दिया था पिछले वीडियो में, तो बहुत कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है नहीं, फिर एक बार थोड़ा सा रफली बताते चलते हैं साल्ट होते क्या हैं। तो साल्ट अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद होते हैं। तो ये इस टाइप की रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया था और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, जिसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, मेनली पढ़ना है साधारण नमक से रिएक्शन। अब नमक, अब अगर आप लोगों से कोई पूछे नमक क्या है, तो नमक अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से उदासीनीकरण अभिक्रिया के बने उत्पाद हैं। और ये क्या हो सकते हैं, जैसे NaCl, धातु क्लोराइड हो सकते हैं, क्लोराइड लवण हो सकते हैं, सोडियम के लवण हो सकते हैं, पोटेशियम के लवण हो सकते हैं, कैल्शियम के लवण हो सकते हैं। ये बहुत सारे टाइप के लवण हो सकते हैं। तो ये, और इनकी एक फैमिली होती है साल्ट फैमिली। साल्ट फैमिली में बहुत सारे टाइप के लवण आ जाते हैं। तो अब हम लोगों को मेन रूप से जो पढ़ना है वो पढ़ना है जो साधारण नमक के बारे में। तो साधारण नमक हम लोग देख लेते हैं, तब तक ये रिएक्शन आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। एक बार तब तक देख लीजिए पलट कर, तब तक जो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ये होता है NaCl। NaCl को हम लोग साधारण नमक कहते हैं। तो NaCl
मेनली जो बनाया जाता है वो बनता है सोडियम ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये है एसिड, ये है बेस, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे आगे, साल्ट और वाटर। सोडियम क्लोराइड और वाटर बना लेंगे। तो ये है साधारण नमक प्राप्त करने की विधि। साधारण नमक हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। अब हम लोगों को सबसे पहले एक रिएक्शन देखना है जो साधारण नमक के उपयोग हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का एक टैंक बना लिया जाता है और इस टैंक में क्या किया जाता है, प्लस और माइनस, मतलब एनोड और कैथोड लगा करके इसमें भरा जाता है।
ये भर लिया जाता है इसमें, जिसको बोलते हैं ब्राइन, मतलब NaCl का घोल। यहां से NaCl का घोल अंदर लाया जाता है। NaCl का घोल जो होता है टैंक के अंदर, NaCl का घोल, इसको ब्राइन बोलते हैं। उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, और जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर का जो NaCl है ये टूट जाता है Na+ और Cl- में, दो में टूट जाएगा, और जो H2O है वो टूट जाता है H+ और OH- में। तो आप लोगों को पता है, पहले से जानकारी होगी कि जो प्लस होगा वो किसकी तरफ जाएगा, वो माइनस की तरफ जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस की तरफ जाएगा। तो जो Cl है क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, माइनस है, तो क्लोरीन आएगा इधर की तरफ, और क्या आएगा साथ में, OH- किधर आएगा, एनोड की तरफ, और जो Na+ है तो Na+ H+ इधर की तरफ जाएगा। अब H+ इधर आकर के यहां से H2 गैस के रूप में निकल जाएगा, और Cl2 इधर से निकल जाएगी, क्योंकि Cl क्या है, नेगेटिव है, और Cl नेगेटिव है तो जाएगा एनोड पे पॉजिटिव चार्ज से होकर, और जो हाइड्रोजन है H+ के रूप में इधर से जाता है, और H+ के रूप में H2 बनाकर बाहर निकल जाता है। अब जो बचा यहाँ पर क्या बचा, H+ अगर हटा दिया जाए और Cl हटा दिया जाए, तब यहां बचेगा Na+ और OH-। तो Na+ और OH- दोनों मिला करके NaOH, और ये NaOH बाहर निकल जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, और इसको कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो मैं साल्ट पढ़ा रहा हूं, इस साल्ट की जितनी भी चीजें मुझे बतानी है और जितनी चीजें मैं बताऊंगा, उनमें से एक न एक कम से कम आएगा जरूर, कुछ ना कुछ उसमें से जरूर आएगा। अब आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है कि आप लोग तैयार कितना करते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तो नोट हो गया होगा, आप लोग याद कर लीजिए। कुल मिलाकर इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो साल्ट होते हैं वो आयनित हो जाते हैं। तो साल्ट आयनित हो जाएगा, NaCl जो है Na+ और Cl- में टूट जाएगा। जो जल है वो भी आयनित हो जाएगा, और H+ व H+ और OH- में टूट जाएगा। जब OH- और Na+ मिलकर के NaOH बना लेंगे, और Cl- Cl2 बनाकर एनोड की तरफ से, क्योंकि Cl- है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाले एनोड की तरफ से Cl2 बनाकर बाहर निकल जाएगा। और जो H2 है, ये जो यहां से H+ बचा था, H+ पॉजिटिव है, तो कैथोड यानी कि माइनस की तरफ से वो H2 बना करके बाहर निकल जाएगा। अब बाकी जो बचा विलयन में Na+ और OH- दोनों मिल करके NaOH बना लेंगे, और उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। अब इतना आप लोग अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। इसको एक नाम से अगर पूछ लिया जाए क्लोर क्षार अभिक्रिया, तो आप लोगों को
कंफ्यूज नहीं होना है, या अगर आप लोगों के सामने ब्राइन आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि NaCl के जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने जो पढ़ा, वो आप लोगों की रिएक्शन ये थे कि NaCl प्लस H2O विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो NaOH बन गया, Cl2 बन गया, और क्या बन गया, H2 बन गया। ये आप लोगों ने अभी पढ़ा। अब जो इस रिएक्शन के बाद Cl2 बनती है, इस Cl2 का यूज आगे चल के, इसीलिए मैंने बताया साल्ट के यूज। तो सबसे पहले साल्ट से क्या बना, NaCl क्या था, साल्ट था, NaCl से बन गया NaOH और प्लस Cl2 प्लस H2। तो अब इससे जो Cl2 बनी है हम लोगों की, उस Cl2 का यूज करके नए नए यौगिक बना लेंगे। तो अब जब Cl2 का यूज करते हैं तो Cl2 का यूज करते हैं विरंजक चूर्ण बनाने में। विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण क्या होता है, जो CaOH होता है, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, यही जो यहां से Cl2 होती है, गैस ला करके यहाँ पे शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर से डाली जाती है, तब क्या बनता है, Ca, और A को इसमें से ले लिया जाएगा, और Cl2, CaOCl2 बन जाएगा, और H2O, इतना बन जाएगा। और इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण। ये है आप लोगों का विरंजक चूर्ण। तो पहला तो हो गया विरंजक चूर्ण। दूसरा किसमें कर लेते हैं, अब विरंजक चूर्ण के कुछ उपयोग समझ लीजिए। तो विरंजक, विरंजक के नाम से ही स्पष्ट है, रंजक मतलब होता है रंग या कलर, और बी मतलब विघटन करने वाला। तो जो रंजकों का विघटन कर दे, मतलब रंगों को गायब कर दे, वही है विरंजक। तो विरंजक का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो होता है कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग में विरंजक चूर्ण का महत्वपूर्ण यूज है। तो ऐसे ही बाकी यूज हैं कुछ, तो बुक से पढ़ लेना। मेन जो यूज है वो कपड़ा उद्योग में। दूसरा है
साल्ट का यूज करके क्या बनाया जा सकता है, ये सब NaCl से ही बनेंगे, क्योंकि NaCl से ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले NaCl से NaOH बनेगा, फिर उस पे Cl2 गैस जो बनेगी वो Cl2 गैस ला करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जो है Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो उससे बनेगा CaOCl2 विरंजक चूर्ण बनेगा और जल बनेगा। इस विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग कपड़ा उद्योग में करते हैं। अब आगे जो है बेकिंग सोडा हम लोगों का है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में हम लोग क्या करते हैं, NaCl ले लिए, H2O ले लिए, CO2 ले लिए और ले लिए अमोनिया NH3। इससे बनेगा क्या, Na है और CO2 और ए वाला H ले लें, एक H ले लें और एक O वाला इधर ले लें, तो बन जाएगा NaHCO3। यहां से बन जाएगा NaHCO3 और बन जाएगा प्लस NH4Cl। NH3 था, यहां 2 H हैं, एक H ले लिया इसने, तो NaH और CO3 बन जाएगा इस O के साथ लेकर के, और एक H जो यहां बना उसने NH3 ले लिया, तो पहले NH3 था, अब हो गया NH4, और जो यहां से बना था Cl बचा था NaCl से, वो NH4Cl में ऐड होकर के NH अमोनियम क्लोराइड बना लेता है, और NaHCO3 जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा। ये हो गया बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है फूड इंडस्ट्री, बेकिंग सोडा फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। केक वगैरह, केक बिस्किट ये सब बनाने के लिए बेकिंग सोडा यूज होता है, और ये इसका मेन काम होता है रिएक्शन करके आगे CO2 बना लेता है, और जब CO2 बाहर निकलती है तो जो आटा होता है, मैदा होता है, वो पोरस हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। तो फूड को स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। अब बेकिंग सोडा जो है, इतना आप लोग नोट कर लिए, तब आगे निकाल लें। चलिए अब इसको बिगाड़ते हैं।
अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके इस्तेमाल से हम लोग सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे हम लोग बनाएंगे तो देख लेते हैं आगे। हीट कर देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते हैं तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। अब है NaHCO3 गिव्स आउट बनेगा Na2CO3, ये बनेगा। और Na2CO3 बनाने के लिए यहाँ पर 2Na है तो 2 कर लो, 2Na हो गया, CO3 हो गया, प्लस कर दो CO2 बना दो। अब तो इधर 3 दूनी 6, 3 2 5 हो गए, 1 हो बचा, 2H बचे। अब इसको सीधे H2O बाहर कर दीजिए, ये हो गया आपका NO2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट बनाने का सूत्र। इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट और मान लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, अम्ल के साथ गर्म कर दिया जाए तो NaHCO3 प्लस कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो और गिव्स आउट NaCl और अम्ल दोनों मिला करके बना लेते हैं NaCl बना लेंगे। अब यहां अगर H2SO4 होता तो Na2SO4 बना लेता, मतलब जो एसिड होगा एसिड का ही लवण बनाएगा, एसिड का सोडियम लवण। मान लीजिए यहाँ पर HCl है तो NaCl बन गया, H2SO4 होता तो Na2SO4 बना लेता। ऐसे करके सोडियम का अम्लीय लवण बनाता है, प्लस CO3 है तो यहां से बना लेगा CO2 और एक H यहां से और एक H यहां से, एक O यहां बचा तो प्लस बना लेता है H2O। ये हो गया इसका रिएक्शन। तो अब ये दोनों हैं NaHCO3 और NaHCO3 प्लस HCl, इसको अम्ल के साथ और इसको ऐसे ही हीट कर दिया गया है। तो इसका मेन मतलब यही बताने का है कि जो बेकिंग इंडस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया, फूड इंडस्ट्री में कि बेकिंग सोडा का यूज होता है, तो बेकिंग सोडा का क्या यूज होता है वो इसमें बताया गया है। क्योंकि इस रिएक्शन में भी CO2 निकलती है और इस रिएक्शन में भी CO2 रिलीज होती है। तो जब दोनों रिएक्शन इसलिए बताई गई हैं कि फूड इंडस्ट्री में इनका यूज कैसे होता है। तो बेकिंग सोडा मिला करके जब फूड को गर्म किया जाता है या फूड को रख दिया जाता है तो CO2 थोड़ी देर के बाद रिएक्शन करके और CO2 क्या होती है, बाहर आने लगती है। और जब CO2 बाहर आएगी गैसियस फॉर्म में तो फूड को पोरस बना देगी, मतलब स्पॉन्जी बना देगी। तो फूड को स्पॉन्जी बनाने के लिए ही बेकिंग इंडस्ट्री में बेकिंग सोडा का यूज होता है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब कुल मिलाकर आप लोग अभी तक NaCl से ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं। जो NaCl मैंने बताया था साधारण नमक, NaOH प्लस HCl के रिएक्शन के पश्चात NaCl बनता है। तो NaCl के साधारण नमक मैंने बताया था साधारण नमक के उपयोग, तो साधारण नमक के उपयोग में ही ये बता रहे हैं। NaCl से बना क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने से प्रवाहित कराया गया तो बन गया CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण बन गया, और विरंजक चूर्ण बन गया। फिर उसके बाद NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इनका रिएक्शन कराया गया तो बन जाता है NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा हम लोग कहते हैं। और बेकिंग सोडा को हीट करके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना लिया जाता है, और आगे सोडियम कार्बोनेट के उपयोग से हम लोग बना लेते हैं धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा क्या है? Na2CO3 और प्लस 10 मोल वाटर 10H2O मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 अणु जल के लेकर के रिएक्शन करा दिया जाता है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O बन जाता है, और इसी को हम लोग कह देते हैं धावन सोडा। तो धावन सोडा हम लोगों का यही है। अब धावन सोडा का यूज आप लोग होता है, जैसे धावन सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु जल बनाने में किया जाता है। तो ये सब यूजेस हैं धावन सोडा के। अब धावन सोडा तक यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब मैं आगे कुछ बताऊं। और पीओपी और जिप्सम वगैरह के बारे में है कुछ। इसमें आप लोगों को बताना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल बताए हैं क्रिस्टलन का जल, तो क्रिस्टलन का जल आगे डिस्क्राइब करते हैं, तब तक इसको नोट करिए। अब जो आगे बताया था आप लोगों को Na2CO3 इंटू 10H2O मैंने बताया था, तो उसमें जो 10H2O है एक कहते हैं इसको क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल मतलब जो साल्ट होते हैं उनको आर्द्र बनाने के लिए क्रिस्टलन जल जो होता है, जैसे Na2CO3 है इंटू 10H2O है, तो 10H2O जो 10 मोल्स ऑफ वाटर हैं वो Na2CO3 को सिर्फ आर्द्र बनाने का काम करते हैं, बाकी उसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल विशेष है नहीं। तो उस प्रकार के जल को कहते क्या है? तो उस प्रकार के जल को कहते हैं क्रिस्टलन का जल। अब क्रिस्टलन का जल क्या है? तो क्रिस्टलन का जल क्रिस्टलन का जल क्या है? तो क्रिस्टलन का जल किसी एक सूत्र इकाई साल्ट में, किसी एक सूत्र इकाई लवण में उपस्थित निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एक बार फिर से, किसी लवण में उपस्थित, किसी एक सूत्र इकाई लवण में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है CaSO4
इंटू 2H2O गिव्स आउट, इसको हीट कर दो, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये है जिप्सम, इसको कहते हैं। और इसको क्या कह सकते हो, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ये है कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और डाई हाइड्रेट 2 मोल जल के हैं, इसीलिए इसको डाई हाइड्रेट कहते हैं। इसको जब हीट किया जाता है तो बन जाता है CaSO4 इंटू ½ इसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब होता है आधा, और ये आधा मोल जल का है, इसीलिए हेमी हाइड्रेट इसको कहते हैं, या POP कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगर CaSO4 इंटू ½ CaSO4 इंटू ½ और प्लस क्या कर दिया जाए, ½ मोल जल के मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, फिर से बन जाएगा जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या है, POP, और ये क्या है, जिप्सम। ये हो गया आपका, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका POP पूछ लिया था 2020 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में POP आया हुआ था। तो आप लोगों के लिए POP मैंने बताया कि जो साल्ट मैं ये पढ़ा रहा हूं, साल्ट को इसीलिए मैं अगर चाहता तो थोड़ा 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा लगता उस वीडियो में और साल्ट भी खत्म हो जाता, लेकिन मैंने जानबूझ करके साल्ट का अलग वीडियो बनाया है। और साल्ट का इसीलिए बनाया है क्योंकि साल्ट आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाना है। एक न एक क्वेश्चन बहुत लंबे में नहीं आता है, 2-3 नंबर में आता है। और अगर मान लीजिए कि पूरा पूछ लिया कि साधारण नमक के उपयोग बताइए, तब तो आएगा 5 या 6 नंबर में। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाता है तो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, और इससे ऑप्शनल क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों से पूछ ले कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या है, हेमी हाइड्रेट है कि डाई हाइड्रेट है कि पेंटा हाइड्रेट है कि टेट्रा हाइड्रेट है। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ½ और 2H2O। तो जब 2H2O होगा तो जिप्सम और ½ होगा तो POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर आप लोगों के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि CaSO मतलब जो POP है वो क्या है, तो आप लोगों को आंख मूंद करके एकदम हेमी हाइड्रेट लगा देना है। तो अब आप लोगों का यहाँ पर चैप्टर जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये समाप्त हो गया। अब आप लोगों का आगे नेक्स्ट चैप्टर जो 3rd है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। पहले इसका न्यूमेरिकल्स जो हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार डिस्कस कर लिया जाए
क्योंकि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम सारे डिस्कस कर लिया करेंगे। अगर आप लोगों का कोई एक्स्ट्रा बुक से पढ़ते हैं या कोई रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं और उसमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो उसको कमेंट कर सकते हैं या ऑफलाइन वाले ऐसे पूछ सकते हो। कोई अगर रेफरेंस बुक से भी पढ़ रहे हो तो ला करके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे। और आप लोग एनसीईआरटी से हमारे हिसाब से तैयार करना चाहिए। बाकी रेफरेंस जो पढ़ रहा है तो उसको अगर उसमें कोई दिक्कत है तो ला करके पूछ सकता है, या जो ऑनलाइन वाले हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हमको सूचना मिल जाएगी और हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में या जैसे भी हो सकेगा तो व्हाट्सएप पर भिजवा देंगे, या नेक्स्ट वीडियो में अगर हमको जानकारी मिल जाएगी तो पक्का है व्हाट्सएप से अगर आप भेज देंगे। इस पर कोई दिक्कत है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको इस नंबर पर भेज दीजिए, तो हम हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे, या आप लोगों को जैसे भी हो सके आपको प्रोवाइड करा देंगे। अंडरस्टैंड? तो आई होप आप लोग सेकेंड चैप्टर भी समझ गए होंगे। इसको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम आएंगे, तब तक आप लोग इसका डिवीजन एक बार जरूर कर लें। तो फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर आपके फिनिश। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।